क्या है टर्म इंश्योरेंस? क्यों जरूरी है टर्म इंश्योरेंस? क्या है टर्म इंश्योरेंस के फायदे नुकसान? कितने प्रकार का होता है टर्म इंश्योरेंस? कौन खरीद सकता है टर्म इंश्योरेंस? क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए टर्म इंश्योरेंस खरीदने के लिए? क्या है टर्म इंश्योरेंस खरीदने की सही उम्र? क्या है आपके लिए सही सम इंश्योर? क्या है सही प्रीमियम पेइंग टर्म? क्या होना चाहिए पॉलिसी लेने के लिए सही पॉलिसी पीरियड? क्या है उपलब्ध प्रीमियम पेइंग मोड और क्या है उपलब्ध राइडर टर्म इंश्योरेंस में? ऐसे कई सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र पवार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस डिक्शनरी में। आज का हमारा टॉपिक है टर्म इंश्योरेंस। अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप यूट्यूब पे जाएंगे, टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ वीडियो सर्च करेंगे, या फिर आप कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे जिन्होंने ऑलरेडी टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है, या फिर आप ऑनलाइन पोर्टल्स पे जाएंगे और वहां टर्म इंश्योरेंस के बारे में डिटेल सर्च करेंगे। पर इन सब कामों में आपको अच्छा खासा समय लगने वाला है। पर आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको टर्म इंश्योरेंस की A to Z इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला टॉपिक है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस क्या है? टर्म इंश्योरेंस एक प्रकार का जीवन बीमा है जिसमें एक निश्चित अवधि के लिए कवर प्रदान किया जाता है। इस अवधि के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को क्लेम के रूप में उसका पॉलिसी सम इंश्योर्ड दे दिया जाता है। ये जीवन बीमा का सबसे सस्ता और सरल विकल्प है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट और सेविंग एलिमेंट नहीं होता है। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो अपने जाने के बाद अपने परिवार के लिए कोई बड़ा कैश अमाउंट या फिर कोई बड़ी संपत्ति नहीं छोड़ के जा रहे। तो अगला टॉपिक है क्यों जरूरी है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस का सबसे मेन पर्पस होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ये आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ आपके द्वारा लिए गए लोन्स और डेबिट्स को पे ऑफ करने में आपके जाने के बाद काफी हेल्प करता है। साथ ही साथ ये एक पीस ऑफ माइंड भी देता है। आप टर्म इंश्योरेंस लेने के बाद उस पीस ऑफ माइंड को फील कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप इस टर्म इंश्योरेंस के माध्यम से अपने लिए एक लेगेसी भी छोड़ सकते हैं। आप जानते हैं कि आप अपने टर्म इंश्योरेंस के बेनिफिट को पुण्य कमाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप अपने जाने के बाद अपने डेथ बेनिफिट को डोनेट कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, या उसके थ्रू एक ट्रस्ट भी सेटअप किया जा सकता है टू प्रोटेक्ट योर बिजनेस। आप अगर बिजनेस में की रोल प्ले कर रहे हैं और कल को आपकी डेथ हो जाती है तो आपका बिजनेस कोलैप्स कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप टर्म इंश्योरेंस लेके अपने बिजनेस को सेव कर सकते हैं टू कवर द फ्यूनरल एक्सपेंसेस। कई जगहों पर ट्रेडिशनल रिचुअल्स इतने ज्यादा होते हैं जिनमें काफी फैमिली का पैसा लग जाता है और इससे फैमिली को कई बार कई तरह के लोन भी लेने पड़ सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप टर्म इंश्योरेंस का सहारा ले सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है व्हाट आर द बेनिफिट एंड ड्रॉबैक्स ऑफ टर्म इंश्योरेंस। इसके फायदे नुकसान क्या है? इनकम टैक्स बेनिफिट है अंडर 80C, टैक्स फ्री मैच्योरिटी है अंडर 1010D, चीप एंड अफोर्डेबल है, इजी टू अंडरस्टैंड है क्योंकि इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट और सेविंग एलिमेंट नहीं होता है, और गारंटी डेथ बेनिफिट है। इसके अलावा इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे नो कैश वैल्यू, कि इसके अगेंस्ट अगर आप लोन लेना चाहें इस पॉलिसी के अगेंस्ट तो आपको लोन नहीं मिलेगा। दूसरा, नो सर्वाइवल बेनिफिट, अगर आप सर्वाइव कर जाते हैं तो इसके बाद आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर आप प्रीमियम पे नहीं करते हैं समय पर और कुछ समय तक आप बिना प्रीमियम की आपकी पॉलिसी चलती है तो ये लैप्स भी हो सकती है, आपको फिर से नई पॉलिसी लेनी पड़ सकती है। अगला हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है? सबसे पहला है प्लेन टर्म इंश्योरेंस। ये सबसे सरल और ईजी होता है। इसमें एक बार प्रीमियम और सम इंश्योर्ड फिक्स हो जाता है तो पॉलिसी एंड तक वो सेम रहता है, इसीलिए इसे लेवल या स्टेट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी भी कहा जाता है। अगला है इंक्रीज सम इंश्योर्ड टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें पॉलिसी का सम इंश्योर हर साल बढ़ता जाता है एक निश्चित परसेंटेज में, और ये बेसिकली ली जाती है टू काउंटर योर इन्फ्लेशन रेट्स। ओके, और साथ साथ आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, आपकी लायबिलिटीज भी बढ़ती हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए पॉलिसी ली जाती है। अगला है डिक्रीज सम इंश्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। ये बिल्कुल इंक्रीज के अपोजिट होती है। इसमें सम इंश्योर हर साल एक निश्चित परसेंटेज में कम होता जाता है। ये पॉलिसियां बेसिकली किसी डेट या किसी लोन को कवर करने के लिए ले जाती हैं। जैसे जैसे लोन आपका कम होता जाता है पॉलिसी का सम इंश्योर भी कम होता जाता है। जिस दिन आपका लोन खत्म होता है पॉलिसी भी खत्म हो जाती है। अगला पॉलिसी है रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। ये काफी पॉपुलर है और काफी लोग इसको लेने की आपको एडवाइस देंगे, बट ये काफी महंगा पॉलिसी पड़ता है आपको नॉर्मल पॉलिसी के मुकाबले। इसमें आपको थ्रू आउट द पॉलिसी पीरियड अगर आप सर्वाइव कर जाते हैं तो आपको सारा प्रीमियम रिटर्न कर दिया जाता है। ये काफी एक्सपेंसिव ऑप्शन है। ये कैसे एक्सपेंसिव है इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगला लास्ट हमारा पॉलिसी टाइप है होल लाइफ टर्म इंश्योरेंस। जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि ये पूरी लाइफ टाइम आपका इन्फोर्स रहता है पॉलिसी, और जब भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है इसमें फैमिली को सम इंश्योर्ड पेमेंट की जाती है। इसको गारंटीड डेथ बेनिफिट पॉलिसी भी कहा जाता है। तो ये काफी अट्रैक्टिव प्रोडक्ट लगता है, लेकिन ये काफी कॉस्टली है। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस। जैसे कि नाम से है, इसके अंदर सारा प्रीमियम आपको पॉलिसी पीरियड सर्वाइव करने के बाद वापस मिल जाता है। तो ये प्लान देखने में काफी अट्रैक्टिव लगता है, बट क्या वाकई में इससे टर्म बेनिफिट है? तो इसको आप इस चार्ट से समझ सकते हैं। अगर हम इसको एफडी से कंपेयर करें तो इसके रिटर्न में कितना फर्क है ये आपको इस चार्ट से समझ आएगा। अगर हम प्रपोजर की एज 30 साल लेके चलते हैं और उसको 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड वो अप्लाई करता है और पॉलिसी
में उसका प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल का है, कवर उसको हम 60 साल तक के लिए कर रहे हैं, और रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन अगर वो नहीं लेता है तो उसका ईयरली प्रीमियम करीब 26,000 रुपये का है, जो कि 10 सालों में कुल मिलाकर 2,66,000 हो जाता है। वहीं अगर वो सेम उसको प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल के लिए रखते हैं, कवर उसको फिर से 60 साल के लिए देते हैं, और अब वो रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन को यस करता है, चूज़ करता है, तो उसका ईयरली प्रीमियम 26,000 से बढ़कर 40,000 आता है। तो इसका मतलब टोटल वो 4 लाख रुपए 10 साल में प्रीमियम के रूप में इंश्योरेंस कंपनी को दे देता है। अब इसको अगर डिफरेंस निकालेंगे एक नॉर्मल पॉलिसी में और एक रिटर्न टू प्रीमियम प्लान के अंदर, तो क्या फ़र्क है? देखेंगे आप 1,41,000 रुपये का एक्सेस प्रीमियम वो पे कर रहा है। तो अगर इसी 1,41,000 को अगर हम नॉर्मल पॉलिसी लेते हैं और इसको इन्वेस्ट कर देते हैं एफडी में अगले 20 सालों के लिए, और हम लेट्स एज्यूम कि 7% का इंटरेस्ट रेट जो मार्केट में आज की डेट में मिनिमम है उसको लेके चलते हैं, तो आप अगले 20 सालों में देखेंगे कि टोटल मैच्योरिटी अमाउंट जो है वो 5,70,000 का उसको मिलता है। तो क्लियरली डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा कि जहाँ उसको रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन में 4,07,000 रुपये वापस मिलेंगे पॉलिसी पीरियड के बाद, वहीं वो अगर उसी पैसे को एफडी में लगाता है तो उसको 5,70,000 मिलेंगे, मतलब उसको अच्छा खासा एक इंक्रीज मिलेगा एफडी के अंदर। सो ये हमने केवल एफडी के बारे में डिस्कस किया है। अगर वो यही अमाउंट को म्यूचुअल फंड में लगाता है या फिर किसी और इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में लगाता है तो हो सकता है उसको और अधिक रिटर्न मिले। इसी तरह अगला टर्म इंश्योरेंस प्लान है हमारा होल लाइफ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। होल लाइफ मतलब गारंटीड क्लेम पॉलिसी इसको कहा जाता है, क्योंकि एक न एक दिन आदमी को इस दुनिया से जाना है और उसके बदले में उसकी फैमिली को ये सम इंश्योर्ड का अमाउंट क्लेम के रूप में मिलना ही है। तो ये गारंटीड, इसीलिए इसको गारंटीड क्लेम पॉलिसी कहा जाता है। आपको लगेगा कि ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, कभी ना कभी तो आपको 1 करोड़ रुपए, जो 50 लाख, 2 करोड़, जो भी सम इंश्योर्ड आपने चूज किया है वो आपकी फैमिली को आपके जाने के बाद मिलेगा। बट क्या वाकई में ये इतना बेनिफिशियल है? इसके लिए इसको हम इस चार्ट से समझ सकते हैं। इसको हमने अगेन फिर से एफडी के साथ कंपेयर किया है और आप देखेंगे इसमें कि एफडी में और इसमें कितना अच्छा खासा एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो हमने सेम वही इसको एग्जाम्पल को फिर से लिया है। प्रपोजर की एज 30 साल है, सम इंश्योर्ड उसका 1 करोड़ का है, और अगेन प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल के लिए है, और उसको कवर किया हमने 60 साल तक के लिए एक नॉर्मल पॉलिसी में। वही 26,000 का उसका प्रीमियम आ रहा है और टोटल 10 साल के लिए वो 2,66,000 रुपए का टोटल प्रीमियम पे कर रहा है। बट अगर वही नॉर्मल पॉलिसी के बजाय वो होल लाइफ टर्म इंश्योरेंस अगर चूज करता है तो प्रीमियम पेइंग टर्म वही अगेन 10 साल ही रहेगी, लेकिन उसकी कवरेजेस अप टू 60 की जगह 100 साल कर दी हमने। तो इसमें प्रीमियम में देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आ गया है। करीब 1 लाख रुपए का प्रीमियम उसको हर साल देना पड़ेगा। तो टोटल 10 सालों के लिए उसको करीब करीब 10 लाख रुपए का प्रीमियम देना पड़ेगा, क्योंकि कवर उसकी 100 साल तक हो चुकी है। अब आप डिफरेंस देखेंगे, अगर एक नॉर्मल पॉलिसी जो 60 साल के लिए कवर कर रही थी और एक 100 साल की पॉलिसी, तो करीब करीब 7-7.5 लाख रुपए का उसको एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। अगर वो इसी पैसे को एफडी में इन्वेस्ट करता और एक नॉर्मल पॉलिसी टर्म इंश्योरेंस लेता होल लाइफ की बजाय, तो देखिए क्या उसमें चेंजेस आते हैं। 7.5 लाख रुपए को उसने लगभग एफडी में इन्वेस्ट किया है, 40-30 साल उसकी एज थी और 10 साल उसने प्रीमियम पे किया। इसका मतलब टोटल 40 साल तो उसकी टोटल ओवरऑल पीरियड हो चुका है। उसके बाद का बचा हुआ जो 60 साल का पीरियड है, अगर वो उसको एफडी में इन्वेस्ट करता तो 7% के हिसाब से उसको, जो नॉर्मल मार्केट इंटरेस्ट रेट हम लेके चल रहे हैं अभी का 7% है, उसको उसके हिसाब से उसको लगभग 4 करोड़ 37 लाख रुपए एट मैच्योरिटी पे उसको मिलते। तो आप देखेंगे जहां उसको उसके परिवार को गारंटीड क्लेम अमाउंट जो 1 करोड़ का होता, वहीं अगर वो उसको एफडी में इन्वेस्ट करता तो उसके परिवार को अगले 60 साल में एफडी के टोटल अमाउंट के रूप में 4 करोड़ 37 लाख रुपए का एक बड़ा भारी भरकम अमाउंट मिलता। इसलिए आप फर्क समझ सकते हैं कि होल लाइफ टर्म इंश्योरेंस कहीं से भी एक फायदे का सौदा नहीं है। सो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टर्म इंश्योरेंस? कौन खरीद सकता है टर्म इंश्योरेंस? सबसे पहला फैक्टर है एज। मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम एज कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है, हर कंपनी की अपनी क्राइटेरिया है मैक्सिमम एज में एंट्री करने के। उसके बाद है आपकी हेल्थ। आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। सिंपल फंडा है, अच्छी हेल्थ कम प्रीमियम, बुरी हेल्थ ज़्यादा प्रीमियम, ऐसी हैबिट्स हैं। आपकी हैबिट्स भी अच्छी, अगर आप स्मोकर नहीं हैं, नॉन अल्कोहलिक हैं तो आपका प्रीमियम कम होगा। अगर आप स्मोकर हैं, अल्कोहलिक हैं तो आपका प्रीमियम ज़्यादा होगा। ऑक्यूपेशन आपका कैसा है? अगर आप नॉर्मल वाइट कॉलर एम्प्लॉइज हैं तो आपका प्रीमियम कम होगा, आपको आसानी से टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगी। जबकि अगर आपका ऑक्यूपेशन हजार्डस है, डेंजरस नेचर का है, जैसे फायर फाइटर्स हैं, पुलिस हैं, आर्मी है, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में अगर आप इन्वॉल्व रहते हैं तो आपको टर्म इंश्योरेंस मिलने में मुश्किल हो सकती है, या फिर आपको टर्म इंश्योरेंस कंपनियां देने से मना भी कर सकती हैं। अगला है
फाइनेंशियल स्टेटस। आपको टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले सोचना चाहिए कि अगर आप इंश्योरेंस को कंटिन्यू कर सकते हो, क्या आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो ये आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर पा रही है या फिर आप लगता है आपको कि लंबे पीरियड में आप इसका प्रीमियम देने में आपको दिक्कत आ सकती है, तो ऐसे में हम एडवाइस करेंगे कि आप टर्म इंश्योरेंस जब तक आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक ना तब तक ना लें। इससे आपका कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। जैसे ही आप प्रीमियम पेमेंट करना बंद करेंगे, आपकी कवरेजेस भी खत्म हो जाएंगी, तो ये एक अच्छा डिसीजन नहीं रहेगा। अगला हमारा टॉपिक है व्हाट आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस खरीदने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये भी नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने जैसा ही है कि जो नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ चाहिए होता है, वही सारे डॉक्यूमेंटेशंस आपको टर्म इंश्योरेंस में भी चाहिए होते हैं। अब इसमें आपको आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में पैन कार्ड, पासपोर्ट, लाइसेंस, ये सब चलेगा। और साथ ही साथ आपको अगर इनकम टैक्स प्रूफ में कहें तो आपको टैक्स रिटर्न है, आपकी सैलरी स्लिप है, ये आपके इनकम प्रूफ के तौर पे चलेगा। उसके अलावा अगर कोई डिक्लेरेशन आपसे इंश्योरेंस कंपनी लेती है, गुड हेल्थ डिक्लेरेशन, या कोई इसी तरह का आपको मेडिकल करवाने के लिए रेफर करती है, तो वो रिपोर्ट्स भी आपको और डिक्लेरेशन भी आपको इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करना होता है। कोई एडिशनल कागज को डिमांड करती है तो वो भी आपको देना पड़ता है टर्म इंश्योरेंस बाय करने से पहले। सो व्हाट इज दिस सुटेबल सम इंश्योर्ड फॉर यू? आपके लिए सही सम इंश्योर्ड क्या होगा? इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने का सम इंश्योर्ड लेना चाहिए। या हो सकता है आपकी पॉकेट सिर्फ 50 लाख ही अलाउ कर रही हो। इन सब चीज़ों को डिसाइड करने के लिए आपके पास कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। पहला है आपकी एनुअल इनकम। नॉर्मली आपकी एनुअल इनकम से 15 से 20 गुना जो सम इंश्योर्ड आपका बनेगा वो आपको मिलता है। सो जो भी आपकी एनुअल इनकम होगी उसको आप 15 से या 20 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या सम इंश्योर्ड होना चाहिए। सो बाकी कुछ और भी क्राइटेरिया होते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस कंपनी पर डिपेंड करता है, तो वो डिसाइड करती है फाइनल कि आपको क्या सम इंश्योर्ड मिलेगा। दूसरा है आपकी लाइबिलिटीज क्या है। कि अगर लाइबिलिटीज काफी ज्यादा हैं और आप सम इंश्योर्ड काफी कम ले रहे हो तो वो आपको बाद में नुकसान कर सकता है, आपकी फैमिली के ऊपर एक बर्डन आ सकता है। तो आपको अपना सम इंश्योर्ड ऐसा लेना चाहिए जो आपके डेबिट्स और लोन को कल को आपके जाने के बाद उनको कवर अप कर सके, उनको पे ऑफ कर सके। अगला आपका है आपके योर मंथली एक्सपेंसेस क्या है, आपकी करंट लाइफ स्टाइल कैसी है। अगर आपका लाइफ स्टाइल बहुत सिंपल बेसिक है तो आप छोटे सम इंश्योर्ड से भी काम चला सकते हैं। बट अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा खासा एक्सपेंसिव है तो उस हिसाब से आपको सम इंश्योर्ड भी फ्यूचर की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बड़ा सम इंश्योर्ड ऑप्ट करना चाहिए। दूसरा है आपका फाइनेंशियल गोल्स क्या है। अगर आपकी कोई बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ फाइनेंशियल गोल आपने रखे हुए हैं बड़े, या फिर आपके रिटायरमेंट के कुछ बड़े गोल्स हैं, तो ऐसे गोलों को ध्यान में रखकर ही आपको टर्म इंश्योरेंस का सम इंश्योर्ड चूज करना चाहिए जिससे उन सारे गोल्स को आप पूरा कर सके। एग्जिस्टिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, ये एक क्रूशियल फैक्टर होता है आपका टर्म इंश्योरेंस का सम इंश्योर्ड डिसाइड करने के लिए। अगर आपने ऑलरेडी कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियां ली हुई हैं, एंडोमेंट प्लान लिए हुए हैं, तो उनके अंदर भी कुछ ना कुछ सम इंश्योर्ड आपका ऑलरेडी कवर्ड होगा आपके लाइफ के लिए। तो आपकी जो मैक्सिमम एलिजिबिलिटी बनती होगी आपके इनकम के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से, उसमें से वो लाइफ इंश्योरेंस वाला सम इंश्योर्ड जो है वो लेस करके जो बचता है उसी का ही आपको टर्म इंश्योरेंस दिया जाता है। आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से ही आपको सम इंश्योर्ड मिलेगा। आप अपनी एलिजिबिलिटी से ज्यादा सम इंश्योर्ड की पॉलिसी नहीं बाय कर सकते। तो ऐसे केसेस में अगर आप छुपाते हैं, डिटेल में कुछ करते हैं, तो कल को इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए आप एट द टाइम ऑफ क्लेम आपके लिए ट्रबल खड़ा हो सकता है। तो ट्रू डिक्लेरेशन करें और अपनी एग्जिस्टिंग जितनी भी आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑलरेडी चल रही है, रनिंग कंडीशन में है, उनका सम इंश्योर्ड भी कंपनी को बताएं और उनका पीरियड कितना है इसको भी डिस्क्लोज करें। टर्म इंश्योरेंस खरीदने की सही उम्र क्या है? हम तो दोस्तों आपको रिकमेंड करेंगे कि आप जितनी जल्दी से जल्दी जब भी आप अर्निंग स्टार्ट करें, इमीडिएटली आप टर्म इंश्योरेंस लें, क्योंकि जितनी जल्दी आप टर्म इंश्योरेंस स्टार्ट करेंगे उतना आपको सस्ता पड़ेगा, उतना आपके फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल बर्डन कम होता जाएगा और आपको पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा। इसके लिए आपको और भी कई फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करने के लिए आपका फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्या है। अगर आपका कोई लोन है, मॉर्गेज है, डेबिट है, चल रहा है ऑलरेडी, तो आपको उसके बीच में और टर्म इंश्योरेंस के बीच में बैलेंस भी बनाना पड़ता है और साथ ही साथ सम इंश्योर्ड को भी वाइजली चूज करना होता है ताकि आप दोनों का प्रीमियम भी, दोनों के अमाउंट्स को टाइमली पे भी कर सकें और साथ में कल को कोई मिस हैपनिंग होती है तो उसको भी पूरी तरह से आप इसमें कवर अप भी कर सकें। अगला है आपकी हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपका जो प्रीमियम होगा वो लो होगा और आपकी अगर हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है तो आपको हाई प्रीमियम पे करना पड़ेगा। हम ये एडवाइस करेंगे कि अगर आप अर्ली एज में टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो वो आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा क्योंकि उस समय आपकी हेल्थ कंडीशन अच्छी होती है। आपका बजट क्या है? अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, किस एज में आप अफोर्ड करते हैं, उस एज में आप टर्म इंश्योरेंस लें। ये पर्सनल सिचुएशंस होती हैं, अलग अलग होती हैं, फैमिली का बर्डन, उसके ऊपर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं और उसके पास अपने लोन्स वगैरह कितने हैं। तो अगर वो इन सब चीज़ों को मैनेज करके भी कुछ फंड निकाल पा रहा है तो उसको इमीडिएटली टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर अपनी इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को
निभाने में ही उसका पैसा सारा खर्च हो जा रहा है, तो वो हम उसको एडवाइस करेंगे कि वो टर्म इंश्योरेंस थोड़ा रुक के ले, अपनी पॉकेट्स को थोड़ा बड़ा करे, उसके बाद ही टर्म इंश्योरेंस ले। क्योंकि लेने के बाद अगर आप उसका प्रीमियम नहीं पे कर पाए तो वेस्ट जो मनी हो जाएगा वो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आप अगर आपके फाइनेंशियल गोल हैं और वो गोल कब तक आपके अचीव होने वाले हैं, उसको उन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए कि आपको आज किस एज में अभी आप लेना स्टार्ट कर रहे हो और किस एज तक आपका गोल चलेगा, तो उस एज तक एटलीस्ट आपको वो टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगला हमारा टॉपिक है व्हाट इज द राइट प्रीमियम पेइंग टर्म। प्रीमियम को पे करने की सही समय क्या है। हम इसको सिंपल भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो जितना जल्दी से जल्दी आप इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को पे कर सकते हैं, जितने कम से कम समय में आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर सकते हैं, उतना आपको सस्ता पड़ेगा, उतना आपके लिए पीस ऑफ माइंड भी होगा। जितना आप उसको लंबा खींचेंगे उतना आपके लिए महंगा होगा और साथ ही साथ उसको आपके लिए पीस ऑफ माइंड भी उतना कम होगा। और इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि आज आप अर्निंग कंडीशन में हैं, अच्छा कमा रहे हैं, तो आज आप प्रीमियम पे कर सकते हैं, बट कल को अगर मार्केट सिचुएशन खराब होती है, आपके लिए जॉब के लिए ट्रबल होता है और उस समय अगर आप इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं भर पाए तो वो कवर आपका वेस्ट हो जाएगा। तो हम यही एडवाइस करेंगे कम से कम प्रीमियम पेइंग टर्म जितनी कम से कम आप ले सकते हैं उतनी कम से कम लें और जल्दी से जल्दी अपना इंश्योरेंस का प्रीमियम पे ऑफ करके आप पीस ऑफ माइंड को एंजॉय करें। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ भी समझ सकते हैं। प्रपोजर की एज हम लेते हैं सपोज वही 30 साल और 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड उसने ऑप्ट किया है। सो अगर वही प्रीमियम पेइंग टर्म 30 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म लेके लंबा टर्म अगले रिटायरमेंट तक वो प्रीमियम पे करना चाहता है, धीरे धीरे कमाना चाहता है, धीरे धीरे देना चाहता है, तो उसका ईयरली प्रीमियम कितना होगा। लगभग हम एग्जांपल लेके चलते हैं तो लगभग 17,000 रुपए के आसपास उसका ईयरली प्रीमियम है। तो टोटल उसका अगर 30 सालों का प्रीमियम अगर हम देखें तो लगभग 5,30,000 के आसपास वो प्रीमियम पे कर रहा है अपना थ्रू आउट द लाइफ। उसी अगर सिचुएशन में हम देखें दूसरा, तो अगर वही प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल की लेता है तो उसको ईयरली प्रीमियम देना पड़ रहा है लगभग 33,000, तो जो लगभग 3,37,000 के आसपास हो जाता है 10 सालों में। अगर वही पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो 5 साल लेता है, अगर वही प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल के लेता है तो उसका ईयरली प्रीमियम लगभग हो जाता है 33,000 और 3,37,000 के आसपास वो 10 सालों में प्रीमियम पे करता है। इसके बाद अगला ऑप्शन है प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल। अगर वो 5 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म लेता है और लगभग साल का 60,000 रुपए प्रीमियम वो पे करता है और 3 लाख के आसपास टोटल प्रीमियम पे करना पड़ता है अगले 5 सालों में। लास्ट ऑप्शन अगर हम उसको अज्यूम करते हैं सिंगल प्रीमियम का, तो सिंगल प्रीमियम में लगभग उसको 2 लाख रुपए देने हैं टोटल 1 करोड़ की पॉलिसी के लिए। तो आप अब इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जितना छोटा पॉलिसी पीरियड प्रीमियम पेइंग टर्म आप लेंगे उतना कम प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, जितना आप इसको धीरे धीरे पे करेंगे उतना महंगा आपको ये पड़ेगा। तो एडवाइजेबल यही है कि जल्दी से जल्दी शॉर्ट में इसको निपटाएं और पीस ऑफ माइंड को एंजॉय करें। सो अगला हमारा टॉपिक है व्हाट शुड बी द आइडियल पॉलिसी पीरियड फॉर यू। सो आपके लिए आदर्श पॉलिसी कवर पीरियड क्या होगा। आपको किस उम्र तक पॉलिसी लेनी चाहिए, 60 साल तक, 70 साल तक, 80 साल तक या 100 साल तक, आपको किस एज तक पॉलिसी लेनी चाहिए। इसके लिए देखिए आपकी अपनी कई फैक्टर्स आपके माइंड में होंगे, सो उनको ध्यान में रखकर ही आपको पॉलिसी पीरियड डिसाइड करना चाहिए। आपकी लाइबिलिटीज़ जो हैं, आपकी फैमिली डिपेंडेंसी, आपके बच्चों की डिपेंडेंसी आपके ऊपर किस एज तक रहने वाली है, अगर उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो आप इस क्वेश्चन का जवाब भी दे पाएंगे। छोटा सा एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। अगर आपको डिसाइड करना हो कि आपको पॉलिसी पीरियड कब तक लेना है तो हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि आपका जो सबसे छोटा बच्चा है जो आपका, उसकी आज की डेट में एज कितनी है और वो अगले कितने सालों तक आप पे डिपेंड रहने वाला है। अगर वो अगले 25 सालों तक आप पे डिपेंड रहने वाला है, 30 सालों तक डिपेंड रहने वाला है, तो आप अपनी करंट एज में उतने सालों को और ऐड कर लीजिए और वो आपके लिए पॉलिसी कवर का जो आइडल एज है वो होगा। अगला हमारा टॉपिक है मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट। प्रीमियम पेमेंट करने के कौन कौन से मोड उपलब्ध हैं। सो सबसे पहला है सिंगल प्रीमियम, जो सबसे चीपेस्ट होता है। अगर आप एक साथ कंपनी को वन टाइम में प्रीमियम दे सकते हैं तो वो आपको सबसे सस्ता पड़ेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के पास कॉर्पस जो है डे वन में इकट्ठा हो गया है और वो उसको फर्दर इन्वेस्ट कर सकती है आपके बिहाफ पे। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है एनुअल प्रीमियम का। इसमें आप ईयरली प्रीमियम पे करते हैं। ईयरली मोड में हर साल आपका रिन्यूअल प्रीमियम आपको देना पड़ता है, जितने भी टर्म्स के लिए आपने उसको प्रीमियम पेइंग टर्म जो है चूज़ करी हुई है। तो ये थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगला है ऐसे ही हाफ ईयरली का ऑप्शन आता है। हाफ ईयरली थोड़ा एनुअली से ज़्यादा महंगा पड़ता है हाफ ईयरली, क्योंकि कॉर्पस इंश्योरेंस कंपनी के पास फिर 2 भागों में डिवाइड हो रहा है, थोड़ा और डिले के साथ जा रहा है। उसके बाद है फिर क्वार्टरली। क्वार्टरली में और जो है आपका जो इंश्योरेंस कंपनी के पास कॉर्पस है फिर 3 क्वार्टर्स में डिवाइड हो गया पैसा, तो धीरे 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 इंश्योरेंस कंपनी के पास जा रहा है, तो वो थोड़ा सा और आपको महंगा पड़ेगा। और सबसे महंगा जो ऑप्शन होता है वो है मंथली, जिसको लोग सबसे ईजी समझते हैं
ईज़िली मंथली ईएमआई से उनकी सैलरी से कट जाए। लेकिन एक्चुअल में अगर वो अपने प्रीमियम को कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे तो उनको समझ में आया क्लियरली कि वो जो ईयरली मोड में दे रहे हैं और जो मंथली मोड में दे रहे हैं उसमें अच्छा खासा डिफरेंस है, और मंथली मोड हमेशा काफ़ी महंगा पड़ता है। सो अगला हमारा टॉपिक है राइडर अवेलेबल अंडर टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस के अंदर कौन कौन से राइडर या एड ऑन कवर्स अवेलेबल हैं। जो कुछ कॉमन कवर है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर क्या होता है? नॉर्मल नॉर्मल जो डेथ होती है या एक्सीडेंटल जो डेथ होती है उसमें आपको सम इंश्योर्ड जो पॉलिसी का होता है वो तो मिलता ही मिलता है। बट अगर आप ये राइडर ले लेते हैं साथ में एडिशनली, तो इसमें कुछ सम इंश्योर्ड, एडिशनल सम इंश्योर्ड जो ऐड हो जाता है पॉलिसी में, तो ये एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके तो आपको नॉर्मल पॉलिसी से थोड़ा ज़्यादा सम इंश्योर्ड आपके फैमिली को, डिपेंडेंस को मिलता है। कुछ एडिशनल प्रीमियम पे कर सकते हैं, आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो ये आपको लेना चाहिए। ये स्पेशली रिकमेंडेशन मैं ऐसे लोगों के लिए रिकमेंड करूँगा जो फील्ड जॉब में हैं, जो मार्केटिंग मार्केटिंग के काम में हैं, जो ट्रैवल रेगुलर जिनका ट्रैवलिंग का जॉब है, तो उन लोगों के लिए रोड का एक्सपोज़र काफ़ी ज़्यादा है, तो उनके रोड पर एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे केसेस में ये राइडर उनको, उनके फैमिली को बेनिफिट दे सकता है। अगला हमारा राइडर है परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर। अब परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में क्या होता है, आपका कोई एक्सीडेंट हो गया छोटा-मोटा जिसकी वजह से आप अर्निंग कंडीशन में आप नहीं हो। ऐसी सिचुएशन में आपको जो नॉन अर्निंग कंडीशन में आपकी फैमिली को जो फाइनेंशियल बर्डन आएगा उससे निपटने के लिए आपका ये राइडर आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि आपकी डेथ नहीं हुई है, आपका केवल फिजिकली डिसेबल्ड हुआ है। तो जब तक आपकी डेथ नहीं होगी तब तक आपको इस पॉलिसी में क्लेम नहीं मिलेगा नॉर्मल पॉलिसी में। बट अगर आपने ये डिसेबिलिटी राइडर लिया हुआ है तो इस पे जो सम इंश्योर्ड इसके अगेंस्ट आपको मिला होगा पॉलिसी में, वो आपको क्लेम के रूप में आपको सीधा आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगला राइडर है क्रिटिकल इलनेस राइडर। क्रिटिकल इलनेस राइडर देखिए, ये एक बेसिकली मेडिकल कवर इसको आप कह सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होती है, जैसे कैंसर हो गया, क्या आपका हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, ऐसी ऐसे कई इलनेस होती हैं जो क्रिटिकल होती हैं, लेकिन में आपको रिकवर होने के चांसेस होते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में अगर आपने ये राइडर नहीं लिया है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा। बट अगर आपने ये राइडर लिया हुआ है तो आपको इन डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए एक परसेंटेज और सम इंश्योर्ड आपको डायरेक्टली डायग्नोस होते ही आप इंश्योरेंस कंपनी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है? उससे आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं आगे फर्दर कंटिन्यू। टर्मिनल इलनेस राइडर और क्रिटिकल इलनेस राइडर में क्या फ़र्क होता है? देखिए, क्रिटिकल इलनेस में आपके रिकवरी के चांसेस रहते हैं और आप रिकवर होके वापस फिर से हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। बट जो टर्मिनल इलनेस राइडर होता है, इसके अंदर ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनके अंदर जो डेथ होती है वो श्योर शॉट होती है, बट उसका पीरियड आपको फिक्स नहीं है। हो सकता है पेशेंट की डेथ 6 महीने में हो जाए या फिर 1 साल में हो जाए, 2 साल में हो। उसका एक सर्टेन पीरियड होता है। ऐसे केसेस में डेथ तो श्योर है, बट आपका उसमें कुछ टाइम है। तो ये जैसे ही टर्मिनल इलनेस डायग्नोस होती है, इंश्योरेंस कंपनी आपको टर्मिनल इलनेस के अगेंस्ट में जो सम इंश्योर्ड दिया होता है उसको क्लेम के रूप में आपको पे कर देती है, और जब बाद में पेशेंट की डेथ होती है आफ्टर 1 साल 2 साल के बाद, तो फिर बाकी का टर्म का सम इंश्योर्ड जो होता है वो क्लेम के रूप में उसके परिवार को, डिपेंडेंट्स को दे दिया जाता है। तो अगला हमारा है राइडर है वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। अगर आपने ये राइडर लिया हुआ है, वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर लिया हुआ है, और आप किसी एक्सीडेंट में फिजिकली डिसेबल्ड हो जाते हैं या आपकी पार्शली डिसेबिलिटी ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से आप अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में आपकी डेथ नहीं हुई है लेकिन आप फिजिकली डिसेबल्ड हो, जिसकी वजह से आप इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं भर पा रहे हो, तो अगर आपने ये राइडर लिया होगा तो आपके फ्यूचर के सारे प्रीमियम वेव हो जाते हैं और आपका कवर कंटिन्यू रहता है। फर्दर फ्यूचर में कभी भी अगर आपकी डेथ होती है पॉलिसी पीरियड के अंदर, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके डिपेंडेंट्स को पॉलिसी का सम इंश्योर्ड एज ए क्लेम के रूप में दे देती है। दोस्तों, काफ़ी कोशिश के बाद भी हम अभी लगभग लगभग 50% टॉपिक को ही कवर कर पाए हैं, और लगभग 50% अभी और हमारा जो बचा हुआ है उसके लिए हम अगले आने वाले टाइम में एक नई वीडियो लेके आ रहे हैं। जिसमें हम बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिनमें की हाइलाइट्स हैं हमारे नॉमिनीज़ की, क्या रूल्स हैं टर्म इंश्योरेंस में, क्लेम प्रोसेस कैसे होता है, क्लेम के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्लेम रिजेक्शन के क्या रीजंस हैं, क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो क्या है, सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, क्लेम रिजेक्शन के रीजन क्या हैं, टर्म इंश्योरेंस के एक्सक्लूजन क्या हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन क्या होता है, क्या आपकी फैमिली आपके टर्म इंश्योरेंस के बारे में अवेयर है, आपको टर्म इंश्योरेंस कहाँ से खरीदना चाहिए, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी बेटर है, ऐसे कई सारे सवालों के जवाब आपको अगली वीडियो में हम देंगे। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को देखने के बाद
मैं आशा करता हूँ कि आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और आपका कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें। हम हर कमेंट्स पर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले एक नई वीडियो में इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।